वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मेरा नाम कुसुम सिंह है और मैं स्वर्गीय राजा साहब दत्ती गांव की धर्मपत्नी हूँ। वर्तमान जो राजा साहब राजवर्धन सिंह है वो मेरे बेटा है, बड़ा बेटा है मेरा। जमींदार परिवार की उपज मगर रहते हैं जमीन पर। राजघराने से आते हैं मगर राज करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी जनता के दिलों पर। इनके नाम में तो राज है पर पहचान इनका कामकाज है। पूर्व एमएलए दिवंगत महाराज प्रेम सिंह दत्ती गांव जी के सुपुत्र राजवर्धन जी का राजनीतिक सफर काफी अलग रहा। शुरुआत में राजवर्धन जी का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। मतलब अपने पिता के चुनाव प्रचार करने के लिए वो छुट्टी लेके आए थे। उनका मतलब उस वक्त भी उनका कोई राजनीति में पढ़ने का नहीं था। वो तो मतलब कि भाई हम पिता के लिए चुनाव प्रचार में सहयोग करेंगे, तो मतलब महीना 2 महीना ऐसा छुट्टी लेके आए थे वो। दिल्ली में पढ़ाई के बाद जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करने लगे। उनके पिता ने भी कभी उन्हें राजनीति से जुड़ने को नहीं कहा, मगर किसे पता था कि एक दिन राजवर्धन सिंह की जनसेवा का पताका राजनीतिक गलियारों में शान से फहराएगा। किस्सा है 1998 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। कांग्रेस पार्टी की भीतरी खींचतान के कारण समीकरण कुछ यूं बिगड़ा कि अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा में तन मन धन अर्पण कर देने वाले महाराजा प्रेम सिंह जी को कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया। अपने पिता और जनता के साथ हुए इस अन्याय के प्रतिशोध में राजवर्धन जी को राजनीति में कदम रखना पड़ा। साहस जुटाया, निडरता दिखाई और बिना किसी पार्टी के झंडे के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। परिणाम ये हुआ कि पहला चुनाव लड़ रहे राजवर्धन सिंह जी ने 30,000 मत एकत्रित कर खुद को बदनावर के लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। राजवर्धन जी चुनाव हार गए थे, मगर उन्हें एहसास हुआ कि वे 30,000 से ज्यादा लोगों की उम्मीद हैं। वो जो वोट उनको मिले बदनावर से, मैं समझता हूँ किसी निर्दलीय को इतने वोट कभी बदनावर में नहीं मिले होंगे, और वो एक जाना पहचाना सा बदनावर में चेहरा बन गए। आज भी मेरे को ये याद है, बोले माँ 30,000 वोटर जो थे मेरे मतदाताओं का मैं ऋणी हूँ। मातृभूमि और लोगों का भरोसा तोड़कर वे वापस जर्मनी में नौकरी करने नहीं जा सके और उन्होंने पूरा समय राजनीति में आकर लोगों के हक और तरक्की के लिए लड़ने का निर्णय लिया। आउट ऑफ हिज डिवोशन एज अ सन टू हिज फादर, उन्हें ये लगा कि नहीं, मुझे सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक उस वक्त उन्होंने एक सेकंड के लिए भी मुड़ के ये सोचा कि मेरा दाव पे वो पूरी जिंदगी या वो पूरा करियर है, या जो वो तैयारी करके मेहनत करके एफर्ट करके अपना करियर बिल्ड करके एक अच्छी खासी लाइफ एक मेट्रो में छोड़ के या अब्रॉड का सब छोड़ के और वो आ गए। तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा, एंड आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। राजवर्धन जी की राजनीतिक विचारधारा लोकहित से जुड़ी थी, जिस पर किसी पार्टी की छांव नहीं पड़ी। राजवर्धन जी का मानना है कि जनता की सेवा का कार्य किसी पार्टी में होने से तय नहीं होता। जनता का काम दलों की दलदल और पार्टियों की राजनीति से परे होता है। सबसे पहले अपने क्षेत्र, अपने मतदाताओं का दुख सुख, प्रगति, विकास और उनके हित में सबसे अधिक सोचते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ को उन्होंने कभी बीच में नहीं लाया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, व्यक्तिगत चीज़ को नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पूरे एरिया को, अपनों को बिना किसी भेदभाव के सर्वोपरि महत्व दिया है। जैसे दिल्ली में 5 स्टार होटल में उनका ऑफिस था, बड़ी अच्छी सुविधाजनक ज़िंदगी थी। वहाँ बैठे बैठे कभी कभी सोचते थे, कभी हम लोग दिल्ली आते थे, बाहर जाते थे घूमने फिरने, तो बोलते थे यार यहाँ पे अपने पास इतना है, गांव में तो लोगों के पास पानी तक नहीं होता है। वहाँ कौन सा गांव था, वहाँ गए अपन, हैंडपम्प नहीं था, 4 गांव के बीच में हैंडपम्प जो चलता नहीं है कभी, वो बेचारे पानी के लिए क्या करते होंगे।
अपन मिनरल वाटर पानी खरीदते हैं, पीते हैं, आधा फेंक देते हैं, आधा टेबल पे छोड़ के चले आते हैं होटल के अंदर। उनकी विचारधारा का संदेश साफ है, अपनी जनता का उद्धार और उनके दुखों का निराकरण। इसीलिए वे 2003 में रंजिश भुलाकर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उनका मंत्र एक ही था, बदनावर को नेता वो मिले जो बदनावर की जमीन से भी जुड़ा हो और यहाँ की उन्नति को एक आसमानी उड़ान देने की क्षमता रखता हो। जनता ने भी इस मंत्र को दोहराया और राजवर्धन जी 3 बार विधायक चुने गए। मगर अच्छे कामों के इरादों में कोई सीमा नहीं रखने वाले राजवर्धन सिंह के मानवीय शरीर की कुछ सीमाएं थीं। गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक लड़ेंगे जो घुटनों पर। काफ़ी मतलब स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर हो गया था। सर्जरीज हुई एक साथ में, मतलब 3-4 सर्जरी, तबीयत बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने तो कहा बिल्कुल आराम करो आप, महीना भर तो कम से कम कुछ भी ना करो आप। 2016 में बना साहब का बीमारियों से गंभीर संघर्ष शुरू हुआ और उन्हें ऑपरेशन और इलाज के लिए बदनावर से दूर होना पड़ा। बना जी कुर्सी के भूखे नहीं थे, वो जानते थे कि बदनावर के विकास के लिए मन और तन दोनों लगाने पड़ेंगे। मन तो बदनावर के लिए ही धड़कता था, पर तन से मंजूरी नहीं थी। उन्होंने निस्वार्थता दिखाते हुए चुनाव पास आते देख घोषणा कर दी कि वे बदनावर की कमान किसी सक्षम हाथों में देकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने ये तक संकल्प ले लिया कि जो भी खड़ा होगा उसे जिताने की जिम्मेदारी वे खुद लेंगे। सब में से तय कर ले किसको यहाँ पे विधायक बनना है और मैं टिकट भी दिलाऊंगा, लड़ाऊंगा, जिताऊंगा, सब मुझे जवाबदारी मेरी है। और उस वक्त सब लोगों ने मिलकर कहा नहीं, हम अभी चाहते हैं कि आप और रहें और हमारे बीच रह के हमारा साथ दें। जनता की हर बात सर आंखों पर रखने वाले बना जनता का प्रेम भरा आदेश टाल नहीं सके। अगले चुनाव में उन्हें ऐतिहासिक जनादेश मिला, मगर जननायक होना मतलब खुद को बार बार सुई की नोक से निकालने जितनी कड़ी परीक्षा देने जैसा होता है। दिसंबर 2018 में कांग्रेस लंबा वनवास काटकर वापस सत्ता के आसन पर बैठी। सबको उम्मीद थी कि प्रदेश में कुछ अच्छा होगा, लेकिन सरकार बनते ही जनता के साथ धोखाधड़ी का सिलसिला शुरू हो गया। चेहरा किसी का दिखाया मुखौटा और असली मुख्यमंत्री मुखौटे के पीछे डोरी पकड़ के। जो घोर अपमान जनादेश को कुचलने की कोशिश कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के द्वारा की गई, ये अपमान राजवर्धन सिंह जी का नहीं, ये अपमान बदनावर का एक एक मतदाता का हुआ। जिस 15 महीने की सरकार ने एक विकास या एक प्रगति की नीति या कार्यक्रम भी क्रियान्वयन नहीं की। सबसे पहला धोखा कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना। मध्य प्रदेश की जनता को सिंधिया जी के युवा साहस व शक्ति का वादा किया गया था, मगर चुनाव जीतने के बाद अपने व्यक्तिगत चहीतों को मंत्री पद बांट दिया। हम 2-3 सीनियर लोग खड़े हैं, क्या हमारी पात्रता उनमें किसी से भी कम है? Are we lacking merit? Are we not capable? मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 29 मंत्री बनाए गए, मगर सब नाम के, काम का कोई नहीं। दूसरी ओर सिंधिया जी, जो कि पहले ही मुख्यमंत्री पद का त्याग करके भी शांत थे, उनके सुझाए गए नामों को नजरअंदाज कर दिया गया। अरे लड़का कोई दूसरा दिखाया, शादी और कोई के संग बैठी, घोड़ी में कोई और बिठाया, शहनाई कोई और के नाम पे बजी, और जब बारात पहुंची दरवाजे पे तो फेरे कोई और के साथ बांध दिए। आज़ादी के बाद में 62 साल से बदनावर के किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया था। लोगों को भी उम्मीद थी, इसी कारण उन्होंने दत्तीगांव जी को चुना था, क्योंकि नेताओं ने वादा किया था कि मंत्री मिलेगा बदनावर को, किंतु मंत्री किसी को नहीं बनाया। तो बात अब फिर बदनावर के सम्मान की हक की आ गई थी। कार्यकर्ता और आमजन का क्रोध देखकर उन्होंने घोषणा कर दी कि बदनावर को उसका हक दिलाने का जो वादा है, या तो वो पूरा होगा या वे विरोध में इस्तीफा दे देंगे।
तो क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार बन गई थी, कमलनाथ जी की सरकार में 2 बार के विधायक को मौका दिया गया था मंत्रिमंडल में, किंतु 3 बार के विधायक थे, ये पढ़े लिखे थे, इनको मौका नहीं दिया गया था। दूसरे रोज वो दिल्ली गए थे और कमलनाथ जी को भी उन्होंने इस्तीफा दिया था कि बदनावर को सम्मान नहीं मिला तो मैं अब विधायक नहीं भी रहूंगा। और इस घटना ने कमलनाथ व दिग्विजय सिंह की नींद उड़ा दी और एहसास कराया कि वे इस तरह से बदनावर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने मुझे बुलाया, कमलनाथ जी ने कहा कि हाँ हम 6 महीने में सब ठीक करेंगे, अभी आप समझिए और मेरी जमान है, आप मुझे ट्रस्ट करिए, आपने सब पे भरोसा किया, एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए, उनके शब्द थे। वे वापस बदनावर लौटे और खुशखबरी का इंतजार कर रही जनता को वचन दिया कि उनकी विजय रैली तभी निकलेगी जब वे मंत्री पद संभालेंगे। जुलूस तो तभी निकलेगा जो आपका हक आपको मिलेगा। राजवर्धन जी निराश थे, मगर जन सेवा के लिए उन्होंने अपना उत्साह नहीं खोया। मंत्री न सही, मगर वे विधायक तो फिर भी थे। बस वे जनता के जीवन को उत्कृष्ट बनाने में जुट गए और फिर एक बार विधायक की क्षमता में परिश्रम करना प्रारंभ किया। मगर हिंदी के महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बस विनाश काले विपरीत बुद्धि लेकर चल रही कमलनाथ सरकार की नई नई करतूतें सामने आई। उन्होंने प्रमाण पत्र तो खूब बांटे, पर किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कमलनाथ की चक्की में अन्नदाता भी पिस गए। हमारे से एक सरकार ने बोला था कि आपका कर्ज माफ हो जाएगा, हमारा कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, बल्कि इस साल जो है केसीसी पे 5% की जगह 11% ब्याज लिया गया है। उनने किसान को और कर्जे में डुबा के रख दिया कमलनाथ सरकार ने। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। माननीय कमलनाथ जी ने ग्वालियर में आगे गई, क्रेडिट कार्ड माफ नहीं हुआ, सब कांग्रेस ने नहीं दिया। हमने भर रहे थे, सब माफ के चक्कर में हमने नहीं भरी, फिर तो वो ओवर ड्यू और बढ़ रहे थे, मान के चलो। और कई बार बैंकों में गए तो सही तरीके से बात नहीं करते मैनेजर लोग। उनका बदनावर के लिए सौतेला व्यवहार बढ़ता गया। बदनावर में सरकारी पैसा और प्रोजेक्ट लाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा जैसे बदनावर अपने हक का नहीं, उधार का पैसा मांग रहा हो। मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ इस भ्रम में जी रहे थे कि सारा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में बसता है। वे दूसरे क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित सरकारी पैसा भी सिर्फ छिंदवाड़ा में लगाने की तरकीबें ढूंढते रहते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और क्या आवश्यकता हवाई अड्डे की वहाँ पे छिंदवाड़ा में, इतना अर्जेंटली इम्पोर्टेंट वहाँ क्या था? बदनावर में सब कुछ है। यहाँ का क्षेत्र अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ किसानी खेती अच्छी होती है। हम 4 जिलों की सीमा हमसे लगी हुई है। हमारा भौगोलिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। कोई कारण नहीं था कि हमें वंचित रखा जाए किसी भी चीज़ से। अन्य क्षेत्रों में, अन्य जगहों में सिर्फ इसलिए आप कुछ दे दो या कर दो क्योंकि या तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, या एक तरह से आपकी गुलामी करते हैं, या आपकी कठपुतली हैं, या यसमैन हैं। तो मुझे नहीं लगा कि पॉलिटिकली करेक्ट हमेशा होना ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी होता है कि जो सही है, जो आपके हृदय में है, उसे प्रकट करो, और कितनी भी विकट परिस्थिति हो आप उस पे अडिग रहो जो आपको पता है सही है और जो आपके लोगों के लिए सही है। इसलिए मैंने वो किया और इसलिए मेरे लोग मेरे साथ हैं। राजवर्धन जी के लिए काम करना मुश्किल होता गया, लेकिन काम रुका नहीं। चाहे जितना संघर्ष हो, पर उन्होंने सड़क, पानी और उद्योग की योजनाओं का पैसा बदनावर लाने का अपना प्रयत्न जारी रखा। जैसे भागीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आई थी, वैसे ही बना साहब के अथक परिश्रम से नर्मदा बदनावर आई और इनकी कोशिशें रंग लाई। नर्मदा में उनसे लड़ के लाया। पहले जब ये तमाम बातें हुई तो पहले अनुपूरक में मैंने उनसे कहा कि सर मैं खाली हाथ अपने क्षेत्र नहीं जाऊंगा, आप इसको करिए। पहले अनुपूरक में उसको सैंक्शन हमने कराया, पर दुर्भाग्य हुआ कि कई बार मैं उनसे कहा, मैंने आप उसको आके उद्घाटन चालू कर दीजिए। उनको समय नहीं मिला, कुक्षी आए लेकिन यहाँ नहीं आए। अब मैंने कहा 3 साल लगे सब पूरी कैसे होगी, नहीं आए। आज कमलनाथ चाहे जितना कह लें कि नर्मदा उनके कारण बदनावर आई है, मगर सत्य यही है कि राजवर्धन जी के इरादे और जुनून से ही नर्मदा माई बदनावर आई हैं। हकीकत बदनावर की जनता जानती है। बदनावर के काम हुए हैं राजवर्धन जी के हाथ से, बदनावर की जनता के साथ से, न कि श्रेय के भूखे कमलनाथ से। फिर चाहे काम इंडस्ट्री निवेश का हो, बदनावर में नर्मदा प्रवेश का हो, या फिर व्यक्ति विशेष का हो। एक तरफ
चाहे आप चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार, जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया था 10 वर्ष में, कमलनाथ जी का सरकार, जिन्होंने 15 महीनों में भ्रष्टाचार लिप्त सरकार स्थापित की, और आज इनका दुस्साहस इतना कि सिंधिया जी और राजवर्धन जी को गद्दार कह रहे हैं। डेफिनेटली ये वर्ड या ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल करना बहुत नाइंसाफ़ी है उस इंसान के लिए, क्योंकि जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से या जिस श्रद्धा से लिटरली उन्होंने अपने लोगों के लिए काम करा है, या जो इंसान ने बिना सोचे एक भी बार मुड़ के कि मैं मेरा करियर या मेरा पूरा लाइफ या सब छोड़ के इस चीज़ के लिए आया हूँ, कल को ये मुझे सुनने को मिलेगा। आज ये कहते हैं कि राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव गद्दार है, ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, ये कहते हैं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नालायक हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस जोड़ी से, कहा था कि ऋण माफ होगा, उनके नेता ने, बताता हूं मेरा से बताता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, चिंता मत। आप बताइए कितने नेताओं ने यहाँ पे आके बदनावर में कहा था कि इस चुनाव में सरकार बनेगी तो बदनावर की सरकार में भागीदारी होगी? कहा था कि नहीं कहा था? प्रश्न राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का नहीं, यहां मैं कह रहा हूं प्रश्न बदनावर का है। कहा था कि नहीं कहा था? क्या वो अपनी जबान पे खरे उतरे? अब आप बताइए गद्दार कौन? लोग पूछते हैं कि सिंधिया जी और राजवर्धन जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्या इनकी कोई पार्टी विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं है? राजवर्धन जी की विचारधारा जो है वो सब विचारधाराओं में सर्वोपरि है। अपनी जनता की आवाज उठाना, उन्हें निराश नहीं करना, जिन्होंने उन पर भरोसा किया उनका भरोसा तोड़कर उन्हें बेसहारा न छोड़ना। राजवर्धन जी ने जो किया वो किसी पद के लिए नहीं था। उन्हें राजनीति या कुर्सी से कोई मोह नहीं है, जो कि वो 2016 और 18 में राजनीति छोड़ने की घोषणा करके भी साबित कर चुके थे। मोह था तो उस सुकून से जो उन्हें बदनावर का काम करके मिलता है, उस संतोष से जो उन्हें जनता को हर मुश्किल से राहत देकर मिलता है। वो कांग्रेस नेता होने से पहले जनता के नेता हैं। कांग्रेस की जी हुजूरी करने की जगह उन्होंने जनता को सुना, जनता को चुना, जनता का हाथ थामा और कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। सब दुख भूले भले दिन आए, खुशियां लाए, बरसों के सपने होंगे पूरे, अब जो आए बना हमारे दत्ती गांव जी। हो सब दुख भूले भले दिन आए, खुशियां लाए। दत्ती गांव जी ने त्याग पत्र देके उस सरकार को गिराने का मार्ग प्रशस्त किया। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? पीछे तक आज बता रही है सरकार गिरानी चाहिए थी कि नहीं कांग्रेस की? ठीक किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अगर ये इस्तीफा नहीं देते, मामा नहीं आते तो नर्मदा मैया पता नहीं कब आती है। ईश्वर की नीति क्या है? जो शुद्ध अंतःकरण से संकल्प लेता है, पूर्ति भगवान उसी की करता है। ये तो उनके भाग्य में नहीं लिखा था, इसलिए वो भी गए, सरकार भी गई, और वो पुण्य शिवराज सिंह जी के भाग्य में था, उन्हीं के कर कमलों से होना था, और आज वही बना रहे हैं और नर्मदा का जल हमारे बीच में लेके आए हैं। कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आना बदनावर की अच्छाई के लिए उठाया गया सही कदम साबित हुआ। बदनावर के लिए काम करवाना एक चुटकी बजाने जितना आसान हो गया। शिवराज जी और राजवर्धन जी ने मिलकर बदनावर के लिए योजनाओं की लड़ी लगा दी। बदनावर के लिए 300 से ज्यादा सड़कें सैंक्शन हुई ताकि बदनावर तेज गति में प्रगति की राह पर चल सके। 2000 करोड़ की इंडस्ट्री और 10,000 करोड़ की बायो इंडस्ट्री का प्रस्ताव पास हुआ ताकि रोजगार के मामले में बदनावर फेल ना हो सके और बदनावर का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। किसी ने सपने में सोचा था 20,000 करोड़ का निवेश बदनावर की धरा पे, किसी सपने में सोचा था 30,000 का रोजगार, कुटीर, खाद्यान्न पक्षी, महिला समूह, 800 करोड़ का जीरो पे आपने पुराना भी माफ किया। देखो दरियागंज हमारे मुख्यमंत्री जी
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदनावर अस्पताल में डायलिसिस मशीन से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी हर सुविधा मुहैया करवाई गई। राजवर्धन जी ने जल योजना के लिए 18 गांवों में नवीन पाइप विस्तार, 25 गांवों में सिंगल फेज मोटर, 202 हैंडपंप, बदनावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जैसी शानदार मुहिमों पर काम शुरू किया। वो आशीर्वाद आप जरूर प्रदान करें आपके सेवक को, राजवर्धन सिंह जी को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे साथ मिलकर, शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर, हम बदनावर को नए विकास और प्रगति के आयाम तक पहुंचाकर ही राहत का सांस लेंगे। वो खुद कितने ही थके हों, कुछ हों, वो एक कार्य को करेंगे, उसको पूरा करेंगे। वो दर्शाते नहीं है कि अब मुझे आराम करना है या अब मुझे ये करना है, पर अब अपना स्वास्थ्य सही रखना ज़रूरी है ताकि वो सबके लिए सब कुछ कर सकें। मतलब मशीन की तरह शरीर को चलाया, लेकिन आज यदि और करना भी है, और भी लक्ष्य हैं, और भी आगे कुछ है जो पूरा करना है, पूरा प्रयास इंसान करता है कि इस जीवन काल में हम कितना कर पाएंगे, उसके लिए इस मशीन को तो सही रखना पड़ता है ना। जिंदगी है तो सेवा है। राजवर्धन जी के भाजपा में आते ही बदनावर में काम पर काम हुए और अब जब वो उद्योग मंत्री बन गए हैं तो बदनावर रोजगार और समृद्धि के बड़े सपने देख सकता है, क्योंकि अब बदनावर के बड़े से बड़े सपनों को सच करने में राजवर्धन जी को मुश्किल न के बराबर होगी। राजवर्धन जी का अपनी मातृभूमि और यहाँ के लोगों के लिए जो समर्पण का भाव है, ऐसा भाव बस किताबों में ही मिलता है। इनकी सोच है कि जो अपने लोगों के परस्पर विकास के लिए पानी, सड़कों जैसी मौलिक जरूरतों से लेकर रोजगार, उद्योग, विकास की नई नीतियों को ला सके, वही इस जमीन से वफादारी निभा पाएगा। कांग्रेस में रहते इतने काम करना एक झूठी कल्पना सा लगता। कि ये बदनावर का भाग्योदय है, ये समय हमारा है। आज शासन में हिस्सेदारी इस क्षेत्र की है और इस क्षेत्र इतना अच्छा है, इतना काबिल है कि हमें अब कोई रोक नहीं सकता। सात आठ बड़े बड़े बराजेस हमने सैंक्शन कराए हैं। पूरे जितने भी हमारे नदियाँ नाले हैं, हम सब जगह वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान है। सीरीज ऑफ स्टॉप डैम्स की परिकल्पना है। 200 से 250 सड़कें अभी सैंक्शन होके काम चल रहा है। बायो पार्क सबसे पहला शायद होगा देश में। हम यहाँ पर उसकी अवधारणा हमने करी है, उसके लिए तैयार हैं। सीएम से मीटिंग हो गई है, उसका उन्होंने हाँ कर दिया है। तो ये सब मिला के करीब प्रथम चरण में 7 से 8 हज़ार रोजगार, और ये पूरा जब कंप्लीट होने लगेगा तो 28 से 30 हज़ार रोजगार का सृजन, जो 2-3 साल बाद आप पहचान नहीं पाओगे कि ये वही क्षेत्र था, वो आज ये क्या है। वहीं भाजपा देश को आत्मनिर्भर बनाने में जिस तरह के प्रयास कर रही है, उसमें हमारे बना साहब की प्रमुख भूमिका हो सकती है। वहीं बदनावर भी देश के नक्शे में एक उज्जवल स्थान बन के उभरेगा। राजवर्धन जी के पुरजोर प्रयास दिखाते हैं कि वो राम राज्य के साथ काम राज्य भी स्थापित करेंगे, जहां जनता के काम सरलता से हों। ये तो सुनिश्चित है कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन जनता अपने प्रिय नेता के कारण सब भूल के उनके साथ खड़ी है और पूरी ताकत के साथ खड़ी है। बन्ना साहब की जीत निश्चित ही 100% होगी। कोई मई का लाल नहीं हरा सकता बन्ना साहब को। तो यह राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के इतिहास की झलक मात्र थी, क्योंकि बदनावर को लेकर राजवर्धन सिंह का जो विजन है, असल मायनों में वही आने वाले वक्त में इनका स्वर्णिम इतिहास बनेगा। विश्वास रखना, ये सिंधिया परिवार का मुखिया आपको कह रहा है कि ये बदनावर की सेवा अपनी जीवन की अंतिम सांस तक करेगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। परिवार की फिक्र रखते हैं, ये परिवार के लिए भी सोचते हैं, लेकिन इनका पूरा समय अधिक वो अपनी पब्लिक के लिए ही है। जाति पाति की बात नहीं, जहाँ पूर्ण विकास हो नीति। दत्ती गांव की शान, जहाँ पर हर पल छूती बुलंदी। स्वार्थ छोड़कर जो अपनाए जन कल्याण की रीति, हमारे राजवर्धन जी। कमल के साथ में तुम जीतोगे, फिर हम
बदनावर जब हक से बढ़ेगा यही एक मंजिल हमारे दत्ती गाँव जी प्यारे बना हमारे जीत लोगे फिर सबका दिल हमारे दत्ती गाँव जी खिलेगा कमल ही अब तो जी हमारे राजवर्धन जी जीत लोगे फिर सबका दिल हमारे दत्ती गाँव जी